So we'll start with last topic of this chapter. तो रेडिएशन इसका लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो लेट अस सी व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत सिंपल सा लॉ है, इंटरेस्टिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सर्दियों में हमको आदत होता है गर्म पानी से नहाने का, है ना। तो इन विंटर्स यू नॉर्मली टेक शावर विथ हॉट वाटर, राइट। तो हम क्या करते हैं, गीजर चालू करते हैं, एकदम गरम गरम पानी लेते हैं। फिर पेरेंट्स बोलते हैं अरे थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते जाओ, बोला हुआ ना, थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते जाओ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे हमारे सिटी में सर्दियों में 5 डिग्री भी होता है, 5 डिग्री, और पानी मैंने ले लिया 75 डिग्री। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है 75 और सराउंडिंग कितना है 5, तो डिफरेंस कितना हो गया 70। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग उतना ही कूलिंग फास्ट होता है, मतलब उतना ही जल्दी ठंडा होगा। इसलिए चाय भी ज़्यादा गर्म करके रख दिया सर्दियों में, रख दिया 5 मिनट के बाद ठंडा हो गया, बिकॉज इफ द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज मोर, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज ऑल्सो मोर। इसके लिए हमको ऐसा बोला जाता है कि गर्म पानी के साथ थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते जाओ, क्योंकि जब तुम थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करोगे उसमें, एग्जाम्पल सराउंडिंग था 5 डिग्री पे, वाटर था 75 डिग्री पे, मैं थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर दिया, अब वाटर का टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री, सराउंडिंग का कितना है 5 डिग्री, डिफरेंस कितना है 55। तो अभी टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी कम होगा, मतलब हर एक सेकेंड में हॉट वाटर बॉडी कितना हीट लॉस कर रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सिंपल सा स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट rate of loss of heat rate of loss of heat of a body is directly proportional to अब लिखने का तरीका हर बुक का अलग अलग होता है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। So it is directly proportional to difference in temperature between the body and the surroundings। लेकिन इसको लिखते कहते हैं कैसे है, it states that the rate of loss of heat of a body is directly proportional to excess of temperature। excess मतलब extra, excess of temperature, extra temperature किसके पास है बॉडी के पास, तो excess of temperature of the body over its surroundings। तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में बॉडी के पास कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था 5 डिग्री अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है और बॉडी का 75 है, तो बॉडी के पास कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर है 70। कितना? तो तुमने 75 में से 5 माइनस किया ना, तो वही तो हुआ। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। सिर्फ ये नोट्स में या फिर बुक्स में लिखने का तरीका यही होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा, किसका एक्स्ट्रा टेम्परेचर बॉडी का ओवर इट्स सराउंडिंग्स। लेकिन कंडीशन ये है प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल, मतलब जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग ये क्या है स्मॉल है। क्या ये स्मॉल है? गुड। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq by dt, dq is energy, dt is time, so rate of loss of heat is proportional to theta minus theta 0, where theta is temperature of body और theta 0 is temperature of surroundings।
गुड, राइट, क्लियर। लेकिन एक काम करो, ये तुमने प्रोपोर्शनलिटी लिखा है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट। तो सम कांस्टेंट सी थीटा माइनस थीटा जीरो, इक्वेशन वन। बट अगर आपको याद होगा, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था हीट इक्वेशन। हीट इक्वल्स टू एम एस टी। टी मतलब टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर को मैं डिनोट कर रहा हूँ थीटा से। हीट इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ विथ टाइम, इफ आई टेक डेरिवेटिव विथ टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी। एम और एस कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है ना। पानी को तुम गर्म कर रहे हो तो पानी 1 किलो तो 1 किलो रहेगा, अनलेस एंड अनटिल तुम उसको बॉईल कर रहे हो, बॉईल करोगे तो इवापोरेट हो जाएगा। मास इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट तो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है। तो सब्सटेंस, वाटर तो वाटर है, कि ऐसा हुआ पानी को गर्म करने के बाद कुछ और बन गया, नहीं ना। तो एस भी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। तो डी क्यू बाई डी टी क्या आ गया? एम एस डी थीटा बाई डी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you have ms d theta by dt, dq by dt के पे लिख दिया ms d theta by dt equals to c theta minus theta जीरो। गुड। ये ms कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, इसको शिफ्ट कर दिया। तो therefore you have d theta by dt equals to c upon ms theta minus theta zero। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या? d थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो, लिख सकता है ना, राइट। तो यहाँ पे तुम बोल रहे थे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ, फिजिक्स में रेट ऑफ कब लिखते हैं? जब डिनोमिनेटर में क्या हो? टाइम, और ऊपर कौन है? हीट। तो इसे क्या बोला मैंने? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल। इसका एक अल्टरनेट स्टेटमेंट भी है। ये थीटा मतलब कौन? टेम्परेचर, और नीचे कौन है? टाइम। तो इसको बोल सकते हो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि हॉट बॉडी तुम कोल्ड सराउंडिंग में रखोगे तो उसका टेम्परेचर कम ही होने वाला है ना। तो ये हो गया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो it states that rate of fall of temperature is directly proportional to excess of temperature of the body over its surrounding provided the excess is small। तो alternate statement लिख सकते हो तुम, it states that the rate of fall of temperature, the rate of fall of temperature of a body is directly proportional to किसको प्रोपोर्शनल है? किसको है प्रोपोर्शनल टू? एक्सेस ऑफ टेम्परेचर या फिर एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग्स, provided what? Provided excess is small, हो गया, डन, गुड। तो ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ बचे हुए क्वेश्चंस। तो इफ यू रिमेंबर एग्जाम्पल 3.4 तक हमारा हुआ था ना? 3.4 तक हुआ था ना? एक बार चेक करके बता दो, हुआ था क्या? मुझे याद है हमने किया था 3.3, 3.4 हुआ है, 3.5 से आगे। तो एग्जाम्पल 3.5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स मतलब कौन सा लॉ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर सोलर रेडिएशन assuming that the surface temperature of sun is 5800 Kelvin। B वैल्यू मतलब वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू है 2.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन। इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लो। गिवन पैरामीटर में आपको दिया हुआ है सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। सन का टेम्परेचर है 5800 केल्विन। उसके बाद आपको वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है 5.897 into 10⁻³ मीटर केल्विन।
ये मिली केल्विन नहीं होता है, मीटर केल्विन होता है। आपको फाइंड करने के लिए बोला है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, आपको बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, मतलब लैम्डा मैक्स। और आपको ये भी पूछा है इन विच रीजन, इन विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट लाई, तो पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में ये लैम्डा की वैल्यू लाई करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पता होना चाहिए, gamma rays, x rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave and radio waves। गुड। तो कहाँ लाई करती है पूछा है। तो बाय द वे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे लैम्डा मैक्स फाइंड करने के लिए, जल्दी बताओ। b बाई टी। वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू b बाई टी, b बाई टी। तो लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू b, b की वैल्यू कितनी है 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट होगा ना, 2.897। तो ये होगा 2.897, दिस इज 2.897, 897 into 10 raised to how much -3। और t कितना t 5800, 5800, 5000 कितना 800। मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, ऐसा ऐसा 5.8 into 10 raised to 3 लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ मैं। 2.89 ये रफली रफली 2.9 है और नीचे 5.8 है, तो 1 और 2 जा 1/2 इज 0.5, 0.5 ये 10 to -3 और ये भी ऊपर जाके -3 तो -6, 0.5 10 to -6 मतलब 5 into 10 to -7, 5 into 10 to -7 मतलब 5000 into 10 to -10 और 10 to -10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। तो आपका आंसर 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू देख लेते हैं, 5000 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये 2.897 डिवाइडेड बाय 5.8 था, 0.49948, तो 0.4994 इंटू 10 रेज टू -6 मतलब 4994.8 भी लिख देता हूँ, 0.8 इंटू 10 रेज टू -10, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 नंबर थे तो एडजस्ट कर लिए, तो 10 रेज टू -10 मीटर मतलब 4994.8 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये 4994 एंगस्ट्रॉम ये स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करता है। हाँ अरे 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 विजिबल में होता नहीं है, 3000 से 7000 तक विजिबल रहेंगे। विबग्योर वायलेट 3000, ग्योर का आखिरी का रेड 7000, तो ये 3000 और 7000 के बीच में है ना, तो ये विजिबल है। तो विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट लाई, विजिबल। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 200 centimeter square at 127 डिग्री सेल्सियस। सिग्मा मतलब स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है 5.7 into 10 raised to -8। तो पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो समझ लो, सिंपल है। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, तो टाइम की वैल्यू है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। बाय अ ब्लैक बॉडी, बाय अ ब्लैक बॉडी, मैंने कल बताया था आपको कि कुछ लॉज होते हैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, कुछ होते हैं ब्लैक बॉडी के लिए। तो ब्लैक बॉडी बोला है और ऊपर से स्टीफन्स कांस्टेंट दिया है, तो कौन सा रूल, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। और इसका एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर होता है 10 raised to -2 मीटर उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 200 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर मतलब 2 into 10 raised to -2 मीटर स्क्वायर। और आपको टेम्परेचर भी दिया है, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना 400 केल्विन, 400 केल्विन। उसके बाद आपको सिग्मा मतलब स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है 5.7 into 10 raised to -8 वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4। ओके, हाँ वो वैट ही है, जूल पर सेकेंड वैट ही होता है, जूल पर सेकेंड वैट होता है। तो वो वैट में बराबर लिखा मैंने
करेक्ट है। और आपका पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड मतलब क्यू, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, क्या करोगे बताओ। अभी तुम बता तो दिया स्टीफन्स लॉ, व्हाट इज स्टीफन्स लॉ, इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इमिसिव पावर E इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू सिग्मा T पावर 4, लेकिन EB क्या होता है Q अपॉन AT इक्वल्स टू सिग्मा T पावर 4, और AT एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इसलिए मैंने पहले से केल्विन में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो हो गया यहाँ से Q आ गया आपका AT सिग्मा T पावर 4, तो फॉर्मूला रेडी हो गया। आपसे भी उसमें वैल्यू डाल दो, एरिया की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻², टाइम की वैल्यू कितना है 60, सिग्मा का वैल्यू कितना है 5.7 इंटू टी कितना है, टी 400 है ना, 400 है, 400 है 400 केल्विन रेज टू पावर 4। सबसे पहले 10 के पावर, और ये सिग्मा का 10⁻⁸ किधर गया, सिग्मा में 10⁻⁸ था कि नहीं, यस, तो ये 10⁻²⁴ मतलब 10⁻+8 और 10⁻⁻8 क्या हो गया, कैंसल, वेरी गुड, कैंसिल हो गया। ये 10⁻² और 60 का 10 तो 10⁻1, 2 × 6 12 इंटू 5.7 इंटू 4⁴ मतलब 4 के स्क्वायर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, कितना 256, तो 256 इंटू 12 इंटू 5.7, तो 256 इंटू 12 इंटू 5.7 17510.4, 17510.4 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 1751.04 जूल, 10⁻⁻1 शिफ्ट कर दिया, हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a 60-watt filament loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity, मतलब coefficient of emission of the surface is 0.5. The area of surface is 510⁻⁻5 meter square. Find the temperature of filament. Sigma की वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन 4 लेने के लिए बोला है आपको। तो सबसे पहले 60 वैट, वैट मतलब पावर और मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम मतलब Q अपॉन T, तो ये 60 वैट दिया हुआ है। loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity मतलब coefficient of emission 0.5. The area of surface is 510⁻⁻5 meter square. Find the temperature of filament और सिग्मा की वैल्यू 5.67 into 10⁻⁻8 watt per meter square per Kelvin raised to 4 जूल पर सेकंड मतलब watt, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। कौन सा लॉ, कौन सा, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ तो लगेगा, लेकिन अगर आपको याद होगा हमने स्टीफन्स लॉ भी देखा था फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, तो सिर्फ सिग्मा T⁴ के साथ E मल्टीप्लाई होता है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इमिसिव पावर इक्वल्स टू E सिग्मा T पावर 4, बस E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या पूछा है T⁴, मतलब टेम्परेचर पूछा है, तो T⁴ इक्वल्स टू Q/T, Q/T को मैं अलग लिख रहा हूँ 1/, इसको शिफ्ट कर दिया AE सिग्मा, गुड, और ये है T पावर 4, तुमको चाहिए T, तो T आएगा Q/T 1/AE सिग्मा रेज टू 1/4, गुड, तो बन गया फॉर्मूला, आपसे पहले सब्स्टिट्यूट करनी है, तो T इक्वल्स टू Q/T 1/AE सिग्मा रेज टू 1/4, Q/T की वैल्यू 60 है, एरिया की वैल्यू 5 × 10⁻⁻5 है, इमिसिविटी 0.5 है, 0.5 दिया हुआ है ना, 0.5 दिया हुआ है, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67, तो ये Q/T की वैल्यू थी 60,
ए की वैल्यू थी 5 × 10⁻⁵, ई था 0.5, सिग्मा की वैल्यू थी 5.67 × 10⁻⁸ रेज टू 1/4। अब सबसे पहले 5 1 जा 5 12 जा 10⁻⁵, इसका भी पॉइंट डालो 10⁻⁶, और -8 मतलब -14 ऊपर गया, +14, तो 12 × 10⁻14, नीचे बचा 5 × 5.67 रेज टू 1/4। 12/5 इज 24/10, 24/10 इज 2.4, कितना होता है वो 2.4। तो याद जाएगा 2.4, 2.4 डिवाइड बाय 5.67 × 10⁻14 रेज टू 1/4। अब 2.4 डिवाइड बाय 5.67, 2.4 डिवाइड बाय 5.67 कितना आ गया 0.4232, 0.4232 × 10⁻14 रेज टू 1/4। अब जब रेज टू 1/3 1/4 ऐसा सब आए ना, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करना, नंबर्स पता होंगे तो फटाफट सॉल्व होगा, जब नंबर्स नहीं पता होंगे तो क्या सॉल्व होगा। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। 10⁻14 है, वो 4 है, तो 10⁻14/4, 14/4 7/2 मत करना। क्या करो, 10⁻14 के 2 जीरो इसको दे दो, तो ये बन गया 42.32 10⁻12 रेज टू 1/4। अब देखो 12/4 3 10⁻3, और ये 42, ये जो 42 है ना 42 ये भी इंपॉर्टेंट है। 42.32 रेज टू क्या 1/4। इसको मैं ऐसा भी कर सकता था, 42.32 रेज टू हाफ का रेज टू हाफ, तो ये 1/4 मतलब हाफ रेज टू हाफ। तो एक रफ आइडिया मिलता है। 10⁻3 तो है ही, वो तो है, उसको नहीं छोड़ रहा मैं, वो है वहां पे, एक रफ आइडिया मिलता है उसका। यू नो व्हाट इज 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6.5 का स्क्वायर 42.25, 42 पॉइंट दिख रहा है, 42.25 के आसपास है, तो इसका रूट कितना होगा 6.5। 6.5 का रूट कितना होता है 6.25 का रूट कितना होता है 2.5, 2.5, तो ये ओवरऑल 2.5 है। 2.5 इंटू 1000 मतलब 2500 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। कितना 2500 के आसपास, तो 2500 के आसपास आता है कि नहीं देखते हैं। 42.32 रेज टू 1/4 मतलब 0.25, कितना आ गया 2.5505, कितना आ गया 2.5505 इंटू 10⁻3 मतलब कितना 2550.5 केल्विन, मतलब 2550 केल्विन। हो गया डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक। एग्जाम्पल 3.8। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल सरफेस at 827 degrees Celsius with the rate of loss of heat from the same sphere at 427 degrees Celsius if the temperature of the surrounding is 27 degrees Celsius। प्रॉब्लम क्या है कि दो लॉज है, एक है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन और एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दोनों आपको एक ही चीज़ बताते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट।
तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? दो तीन चीज़ें जो आपको बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या फिर स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताया तब मैंने आपको ऐसा बोला उसमें, इफ़ यू रिमेंबर, नहीं तो अभी याद कर लो, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट of a body is directly proportional to excess of temperature of body over its surrounding, provided the excess is small. So difference between the temperature of body and the surrounding should be small. यहाँ पे कितना है टेम्परेचर? 827 बॉडी का, सराउंडिंग का कितना है? 27, तो डिफरेंस कितना है? 800, बड़ा डिफरेंस है ये, राइट। सिमिलरली दूसरे केस में कितना था बॉडी का टेम्परेचर? 427, और यहाँ पे कितना है? 27, डिफरेंस कितना है? 400, करेक्ट, राइट। तो डिफरेंस बड़ा है, दिस इज अ बिग डिफरेंस। अब अगर बिग डिफरेंस हो तो फिर हम लोग स्टीफन्स लॉ यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ तो नहीं लगा सकते। तो गिवन हमको दिया है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 827 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1100 केल्विन। T2 इक्वल्स टू कितना? T2 427 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना पता है केल्विन में? कितना हो गया? 700 केल्विन। कितना हो गया? 700 केल्विन। अभी 1100 को 11 इंटू 100 ऐसा लिखो, और 700 को 7 इंटू 100 ऐसा लिखो। What is the temperature of the surrounding? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273 मतलब 300 केल्विन, मतलब 3 इंटू 10⁻²² केल्विन। गुड, बराबर। अब आपको पूछा है कंपेयर, मतलब रेशो। कंपेयर का मतलब क्या होता है? रेशो। बोला क्या? कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब रेशो। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब Q/T, इसका रेशो। तो Q/T इन द फर्स्ट केस अपॉन इन द सेकेंड केस। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर? Q/AT इक्वल्स टू T⁴ माइनस T⁴ इंटू सिग्मा। याद आ रहा है क्या? स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन में मैंने बोला था, अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, तो उसका इमिसिव पावर मतलब Q/AT, इमिसिव पावर कितना है? सिग्मा T⁴। और अगर मैंने इस ब्लैक बॉडी को सराउंडिंग में रख दिया जिसका टेम्परेचर कितना है? T0, तो सराउंडिंग जो है वो भी हीट रिलीज करेगा। वो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ने जितना रिलीज किया माइनस जितना एब्जॉर्ब किया, दैट इज नेट लॉस। तो नेट लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है? Q/AT इक्वल्स टू सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। बराबर, यहाँ तक पक्का? श्योर 100%। तो Q/T, क्योंकि तुमको रेशो Q/T का चाहिए, ए को शिफ्ट कर दो, ए सिग्मा T⁴ माइनस T⁴ आ गया। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर। मतलब सिंगल, पहले कितना टेम्परेचर था, बाद में कितना हो गया, और स्फीयर क्या है? सेम। स्फीयर सेम है तो ए की वैल्यू भी क्या होगी? सेम, मतलब ए की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, तो Q/T इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁴। गुड, ये फॉर्मूला बन गया। तो अभी आपको सिर्फ इसका रेशो लेना है, Q/T 1 Q/T 2, तो ये हो जाएगा T⁴ माइनस T⁴ अपॉन T⁴ माइनस T⁴। गुड, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज T1? हाउ मच इज T1? कितना T1 कितना है? 11 इंटू 10⁻² माइनस 3 इंटू 10⁻²⁴। T2 कितना था? 700 था ना? 700, यस। 7 इंटू 10⁻² माइनस 3 इंटू 10⁻²⁴। इसमें से 10⁻²⁴ मतलब 10⁻8 कॉमन, तो 11⁻4 माइनस 3⁻4 अपॉन 10⁻8 कॉमन 7⁻4 माइनस 3⁻4।
आ गया क्या? 10^8, 10^8 क्या हो गया? कैंसिल। 11^4 और 3^4। 11^4 मतलब 11 के स्क्वायर का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर का स्क्वायर 121 का स्क्वायर, तो 11^4 है ना, -7, माइनस क्या था, 3^4 -3^4, कितना आ गया? कितना आ गया? 14560। तो 14560 डिवाइड बाय 7^4 मतलब 7 के स्क्वायर का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, 7^4 -3^4 कितना आया? 2320, 2320 आ गया। तो ये आ गया आपका 1456 डिवाइडेड बाई 232, 1456 डिवाइडेड बाई 232, 6.27। तो ठीक है, 6.27 के आसपास ही रेशियो आएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Assuming that the temperature at the surface of sun is 6000 Kelvin, find out the size of a virtual star. Virtual star मतलब imaginary star. In terms of size of sun. By the way, size of star find करना मतलब उस star का radius या फिर diameter find करना। तो आपको पूछा है find out the size मतलब radius of virtual star, लेकिन in terms of size of sun मतलब सन के कंपैरिजन में उसका रेडियस कितना है ये आपको बताना है। whose surface temperature is 3000 Kelvin and the power मतलब energy upon time, the power radiated by virtual star is 25 times the power radiated by the sun. Treat both the sun and star as black bodies. Black bodies जैसे ट्रीट करना है, अगर आपको कैसे ट्रीट करना है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी तो कौन सा लॉ, न्यूटन्स लॉ कि स्टीफन्स लॉ? स्टीफन्स लॉ। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है? टेम्परेचर ऑफ सन, हमारे सन का टेम्परेचर है 6000 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ वर्चुअल स्टार वो है 3000 केल्विन, राइट, ये बोला है आपको। देन आपको ये बता दिया कि पावर रेडिएटेड बाय वर्चुअल स्टार, पावर रेडिएटेड बाय वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स ऑफ पावर रेडिएटेड बाय सन। आपको पता होना चाहिए पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम बाय वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स ऑफ एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम कंपेयर्ड टू द सन। और आपको पूछा है फाइंड द साइज ऑफ वर्चुअल स्टार मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ वर्चुअल स्टार, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ब्लैक बॉडी, दोनों को ट्रीट करना है एज अ ब्लैक बॉडी, तो ये होगा स्टीफन्स लॉ। डू यू रिमेंबर स्टीफन्स लॉ में इनर्जी पावर मतलब Q अपॉन AT ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा T⁻²। तो Q by T equals to A sigma T⁴. What is area of a star? What is shape of a star? Sphere. What is area of sphere? 4πr²। तो 4πr² सिग्मा T⁴। इसमें 4π और सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, therefore Q upon T is directly proportional to r² T⁴। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, r² is proportional to Q upon T 1/T⁴। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, r is proportional to √Q upon T 1/T⁴ का स्क्वायर होता है 1/T²। और ये था पावर, ये क्या था? पावर। तो देयरफॉर मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ फिर r is proportional to √पावर अपॉन T², क्योंकि पावर था। गुड, वेरी गुड। तो फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ स्टार, वर्चुअल स्टार
अपॉन रेडियस ऑफ सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको है, रूट ऑफ पावर, तो पावर ऑफ वर्चुअल स्टार अपॉन पावर ऑफ सन, इनवर्स किसको है, टेम्परेचर के स्क्वायर को, तो टी एस अपॉन टी वी एस का स्क्वायर। व्हाट इज पावर ऑफ वर्चुअल स्टार अपॉन पावर ऑफ सन, कितना आता है 25। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सन 6000 और वर्चुअल स्टार का 3000, इसका स्क्वायर। ओके, तो 1 जा और 2 जा, ये आ गया 5, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो रेडियस ऑफ वर्चुअल स्टार अपॉन रेडियस ऑफ सन इज इक्वल्स टू 20। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ वर्चुअल स्टार, 20 टाइम्स ऑफ सन, 20 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सन। हो गया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि 18 तक तो हमने करके रखा है सॉल्व। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 19, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड in 1 minute by a black body of surface area 100 centimeter square when it is maintained at 227 degree Celsius। अभी इस टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया अभी आज। तो गिवन कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट, टाइम की वैल्यू 1 मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होते हैं। बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन होता है 10⁻⁴। when it is maintained at a temperature of 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब 500 केल्विन, 500 केल्विन। आपको पूछा है क्या पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड, मतलब कौन, क्यू। और मैंने अभी बताया था स्टीफन्स लॉ लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, स्टीफन्स लॉ, Q अपॉन AT इक्वल्स टू सिग्मा T⁴, बराबर, पक्का श्योर। तो Q क्या आ जाएगा, AT सिग्मा T⁴ हो गया। तो फिर Q इक्वल्स टू A है 10⁻², T है 60 सेकेंड्स, सिग्मा की वैल्यू दी नहीं है तो 5.7 × 10⁻⁸ मान लेते हैं। T है 500 raised to 4, 10⁻⁸ प्लस 8 गया, 60 × 10⁻² मतलब 6 × 10⁻⁻1 इंटू 5.7, 5⁴ मतलब 5 के स्क्वायर का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 625, तो 625 इंटू 6 इंटू 5.7, 625 इंटू 6 इंटू 5.7, 2137.5 क्योंकि 10⁻⁻1 था। देखो तो क्या दिया आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। 2126, ठीक है। हमारा ये 2.37 क्यों आया पता है, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यू है ना, उन्होंने स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी नहीं, हमने 5.7 मान लिया। अगर हम लोग 5.67 मानते तो आंसर लगा था, तो 2126 भी आ सकता था। तो कर लेते हैं, करके देख लेते हैं क्या आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। देखो ऐसा है 625 इंटू 6 इंटू 5.67 कितना है, 2126.2, तो ठीक है 2126.2 जूल। So that's it for today.